तो दोस्तों नमस्कार, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आप हो जाइए तैयार। आज हम करेंगे सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 जो अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है। जान लीजिए पेपर का हूबहू क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या है कि ये प्रैक्टिस सेट है और पेपर तो पेपर का कोई नहीं एकदम सेम टू सेम पेपर ला कर देगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही क्या होता है, अनुभव बनता है। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सेम इसी प्रकार का पेपर आता है। चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। तो देखिए चॉम्स्की साहब ने जो विकास का सिद्धांत दिए वो भाषा पर, ठीक ना, भाषा पर आधारित है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, भाषा पर, ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने बताया कि भाषा का जो विकास होता है आसपास के परिवेश से प्रभावित होकर होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। सृजनात्मक बालक वह है जो, देखिए जो सृजनात्मक बालक होते हैं वह सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक ना, और वह नवाचार से युक्त होते हैं, नई नई खोज करते हैं। सृजनात्मक बालक जो होते हैं अन्य बालकों की अपेक्षा ज़्यादा आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और तार्किक क्षमता रखते हैं, ठीक ना। तो हमेशा किसी कार्य को नए तरीके से करने का प्रयास करते हैं। कौन सा बालक, सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक जो होते हैं जोखिम उठाने में सक्षम होते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विभिन्नता की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया। तो देखिए ये जो दिए फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक ना। जो इनका जो जन्म है इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि तथा अन्य विभिन्नताओं में आनुवंशिकता लक्षणों को महत्व दिया, ठीक ना। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि और अन्य विभिन्नताओं के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उसका महत्व दिया उनको, ठीक ना। उन्होंने ही, किन्होंने, फ्रांसिस गाल्टन ने आनुवंशिक विभिन्नता का प्रतिपादन अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या है, हेरिडिटी जीन में किया है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता भूमिका का महत्व किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है। तो देखिए सृजनात्मक जो प्रक्रिया होती है वो चरणबद्ध होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं समस्या को पहचान लेते हैं और नया तरीके से करने की सोच रखते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, बच्चे में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक ना, जिससे वह अवचेतन स्तर को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्मायन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार की सहायता करती है। कह रहा है एक बालक के विकास के सिद्धांत की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है। तो देखिए ये जो करती है, देखो बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षकों के लिए क्या होता है, एक प्रमुख उद्देश्य होता है। बालक जो होते हैं जब बाल विकास में विभिन्न सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत, विकास की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत इत्यादि जो होते हैं बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि अध्यापक जो होता है इस सिद्धांत का प्रयोग करके एक सही जानकारी एकत्रित करते हैं और बालकों को कैसे किस प्रकार का पढ़ाया जाए उसके बारे में सोचते हैं। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक पहलू में अनेक प्रवृत्तियां शामिल होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक या वातावरणीय संदर्भ को शामिल किया जाता है, ठीक। इसमें मनोवैज्ञानिक में मानसिक प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही क्या जवाब हो जाएगा, मानसिक प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो देखिए स्कूल और समुदाय में जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सबसे आवश्यक क्या है। देखिए स्कूल तथा समाज एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, ठीक ना। स्कूल में क्या होता है, ज्ञान को अर्जित किया जाता है और व्यवहार का प्रयोग समाज में किया जाता है, ठीक ना। और देखिए स्कूल समाज या समुदाय से अलग नहीं होता है, स्कूल समाज और समुदाय से अलग नहीं होता है। समाज ही क्या है, स्कूल के वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए एक भूमिका निभाता है, ठीक ना। शिक्षक और अभिभावक मिल करके स्कूल के वातावरण का निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिक्षक और अभिभावक के निरंतर संपर्क में रहना, ये भी सही है। समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों को जांचना, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका उपरोक्त ऑप्शन चारों सही हो जाएगा, ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। देखिए वाइगोस्की द्वारा जो अवधारणा दी गई है, सम्मिश्र विकास का, ठीक ना, ZPD, सम्मिश्र विकास का क्षेत्र बालक के वर्तमान और संभावित विकास के बीच का अंतर होता है, ठीक ना। तो सम्मिश्र विकास का क्षेत्र क्या दिया गया था, ZPD द्वारा दिया गया है, वाइगोस्की द्वारा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों से ढालने के नियम को क्या कहते हैं। देखिए जो वाक्य विन्यास में शब्दों को सार्थक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, ठीक ना। वाक्य में क्या किया जाता है, शब्दों को सार्थक रूप से व्यवस्थित किया जाता है, तो इसका मतलब वाक्य विन्यास किया जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, वाइगोस्की के अनुसार निकट विकास क्षेत्र ZPD है। ZPD क्या कहता है, निकट विकास क्षेत्र का सिद्धांत, ठीक ना। ये रूसी वैज्ञानिक है, कौन, वाइगोस्की, ये रूसी वैज्ञानिक है, ठीक ना। देखिए ZPD में क्या होता है, बालक के किसी के सहयोग से और बिना किसी के सहयोग के कार्यों में जो अंतर होता है उसको बताया जाता है, ठीक ना। देखिए इस हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या होगा, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर में जो अंतर होता है उसी को बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। ZPD में मतलब जो वास्तविक कार्य हो रहा है किसी की सहायता से जो हो रहा है, जो बिना किसी की सहायता से हो रहा है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बताया जाता है, ठीक ना। ये गुणनफल नहीं बताया जाता, अंतर बताया जाता है, ये ध्यान रहे। ZPD में क्या होता है, दोनों के बीच में जो स्तर में जो अंतर होता है उसी को बताया जाता है, ये देखिए अंतर है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 है, बालक के सीखने के लिए आकलन और अनुदेशक के बीच के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो बताइए सीखने को क्या प्रभावित करेगा, एक दूसरे का संबंध, ठीक ना।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा संबंधों से, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है। तो देखिए कह रहा है कि जब बालक एक समस्या को एकत्र कर रहा है समझने के बाद, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो चिंतन कर रहा है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चिंतन, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि समस्या के कारण तथा उनके समाधान पर विचार किया जाता है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन ही कर रहा है, बालक समस्या को समझने के बाद उनके तथ्यों को एकत्र कर रहा है, मतलब चिंतन कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, ठीक ना। विश्लेषण करने के बाद क्या कर रहा है, उस समस्या का कारण खोजने के लिए सहायक है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि बच्चा चिंतन कर रहा है, संश्लेषण विश्लेषण कर रहा है, खोज रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या है। करे कोई लक्ष्य है, आपका लक्ष्य है, उस पर बाधा जो डालते हुए प्रतीत हो रही है, जो कठिनाइयाँ, उसको पर विजय पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समस्या जो है उसका समाधान करना पड़ेगा ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 14। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संसार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक कर्तव्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए शाब्दिक कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो क्या कौन सी अवस्था में होगा, मतलब शाब्दिक कर्तव्यों को तर्क किए बिना, वाक्यों का तर्क किए बिना मूल्यांकन करता है। तो देखिए जब बच्चा संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है तो करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था का मतलब हम बता दे रहे हैं आपको। जब बालक की अवस्था क्या होती है, बहुत छोटी होती है, 0 से 2 वर्ष में, तो क्या करता है बच्चा कि इसमें शारीरिक गतिविधि से अपने मनोदशा को व्यक्त करता है, ठीक ना। इस समय उसके पास शब्दावली नहीं होती है, बोल नहीं पाता है, लेकिन वह चेहरे के हाव भाव से वह समझ जाता है। अभी मान लो कोई छोटा बच्चा है ना, उसे ताक दो कस के घूर के तो जान जाएगा कि डरा रहा है, मतलब गुस्सा है, ठीक ना। वो चेहरे के हाव भाव से समझ जाता है। वो अपने वाक्यों से क्या कर रहा है, नहीं बोल पा रहा है, लेकिन वो क्या रहा है, समझ जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 है, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑप्शन जो दिया है, एक दिया है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के अलग अलग सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना, ठीक। दूसरा कह रहा है, देखिए समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया में सामान्यीकरण, मतलब समावेशी शिक्षा में जो सभी के लिए समान हो, ठीक ना। जब समान की बात कर रहा है तो ये कहाँ से अलग अलग व्यवस्था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों के कार्य सीखने के सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ये देखिए सही लग रहा है, सामान्य में सभी के लिए सामान्य करना है, ठीक ना। तो ऑप्शन दूसरा ही सही हो गया, ठीक। अब प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था में चरम उत्कर्ष पर होती है। तो देखिए जब चरम उत्कर्ष पर जब होती है मानसिक क्रिया, वो अवस्था जो होती है बाल्यावस्था नहीं होती है, न तो किशोरावस्था होती है, न तो वृद्धावस्था। ये कौन सी होती है, प्रौढ़ावस्था, ठीक ना। प्रौढ़ावस्था में बच्चा क्या होता है, मानसिक उत्कर्षता बढ़ जाती है। देखिए क्या है इसका मतलब, जो किशोरावस्था भी आप लोग लगा रहे होंगे, तो किशोरावस्था में क्या होता है कि जो इस अवस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, तीव्र अपरिपक्व होता है, ठीक है। तेज तो होता है लेकिन अपरिपक्व होता है, मतलब भी सोच विचार की अनुभव नहीं होता है। जो प्रौढ़ावस्था होती है उसमें ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी होता है, ठीक ना। ज्ञान के साथ साथ अनुभव का भी समावेशन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, मानसिक क्रियाएं तेजी से होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4। अब देखेंगे 17। निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। ऑप्शन नंबर 1 है, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं।
नहीं, संपूर्ण बुद्धि की केवल आ गया ना, केवल सिर्फ बुद्धि का ही नहीं है, और तो भी है, बहुबुद्धि का भी तो है। दूसरा है, बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि देखिए जब बुद्धि के जितने कारक है वो क्या करेंगे, छात्र को खोजने में, छात्र को खोजने की जो क्षमता होती है उसको खोजने में क्या करेंगे, सहायता करते हैं। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि क्या, जिनकी बुद्धि सामान्य से कम हो। दूसरा है, जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक हो, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हो, जो शारीरिक दोष हो। दिव्यांग बालक क्या होते हैं, बुद्धि कम और सामान्य से अधिक, और ये नहीं होता है, ये सब प्रतिभाशाली होते हैं बच्चे, विशिष्ट प्रकार के बच्चे आते हैं। लेकिन जो शारीरिक दोष होता है वही दिव्यांग बालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक ना। अब प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है। तो देखिए, सर्वेक्षण विधि, दूसरा है कस्टडी विधि, तीसरा है प्रयोगात्मक विधि, चौथा है प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब स्कूल से बच्चा भागने संबंधित समस्या होती है तो अलग अलग बालक अलग अलग कारणों से भागते हैं। ठीक ना। ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही कारण होगा, अलग अलग कारण हो सकते हैं। ठीक ना। इसमें जो केस स्टडी द्वारा स्कूल से भागने का कारण का पता लगाया जा सकता है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केस स्टडी विधि, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20 एक कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि वह क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है, माता पिता छोटे भाई को अधिक प्यार करते हैं। दूसरा है, छोटा भाई था। तीसरा है, उसे चीज़ों के बांटने का डर रहता था या रहता है। चौथा है, भाई को माता पिता के ध्यान की आवश्यकता थी। तो देखिए, उसे चीज़ों के बांटने का डर रहता था। ठीक ना। इसीलिए वह क्या करता था, झगड़ा करता था, ईर्ष्या करता था, गुस्सा करता था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, इसमें से कौन है, तो बताइए। शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण तो है, सीखने की प्रक्रिया भी है, व्यक्तित्व का व्यवस्थापन भी है। शैक्षिक मूल्यांकन नहीं है, तो मूल्यांकन किया जाता है। ठीक ना, पता लगाया जाता है। ठीक ना, शिक्षा में पता लगाया जाता है कि बच्चा किस प्रकार सीख रहा है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। शिशु के संवेग होते हैं स्थिर से अस्पष्ट, अस्थिर से अस्पष्ट, अस्थिर से अस्पष्ट, स्थिर से अस्पष्ट। तो देखिए, जो शिशु का संवेग होता है, जो शिशु होते हैं वो अस्थिर और अस्पष्ट होते हैं। ठीक ना, कुछ नहीं क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी 3 × 3 को 3 + 3 समझता है, तो किस प्रकार से पीड़ित है। देखिए, ये जो पीड़ित जो है ना, 3 × 3 को क्या समझ रहा है, 3 + 3। तो लिखने में वो क्या कर रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में उसको दिक्कत है। ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है, कैलकुलेशन नहीं सही कर पा रहा है, तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक ना, इसका सही जवाब डिसकैलकुलिया। प्रश्न नंबर 24 है, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो देखिए, जो मौलिकता का जो गुण पाया जाता है और सृजनात्मक बालक में पाया जाता है। ठीक ना, तो इसका जो सही जवाब सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक जो होते हैं किसी काम को करने से डरते नहीं है। प्रश्न नंबर 25, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार के रूपांतरण ही अधिगम है, यह कथन है। तो देखिए, यह जो कथन है गेट्स और
अन्य का। ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक ना। गेट्स भी दिए और अन्य लोग भी दिए। प्रश्न नंबर 26 है, परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है, उसे क्या किया जाता है। कर है परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है, ठीक ना। जब सीखेगा नहीं तो वह क्या करेगा, रटेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे क्या करते हैं। अनुभव कब विभिन्न प्रकार के प्राप्त होंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, स्वयं कार्य करेंगे तो बच्चे का अनुभव प्राप्त होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या होता है। तो देखिए जो चरित्र और नैतिक मूल्यों को जो प्रभावित करने वाला कारक जो होता है तत्व विद्यालय का प्रभाव होता है। विद्यालय का प्रभाव जैसा रहेगा विद्यालय उसी प्रकार का चरित्र और नैतिकता सीखी जाती है। प्रश्न नंबर 29 है, अभिप्रेरणा तकनीकी के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा, ये भी सही है, किया जाता है। निंदा से क्या था, अगर निंदा से पहले छात्रों का सकारात्मक पहचान हो तो इससे भी होगा। बालकों की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, सैद्धांतिक रूप से रचनावाद विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। तो इसका जो अब पढ़ेंगे तो देखते हैं कौन सही होता है। ऑप्शन ए, दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देता है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, दुनिया के दृष्टिकोण से अपना दृष्टिकोण निर्मित करने पर बल देना, ये बेहतर है, ठीक ना। और ये स्मरण करना और ये भूमिका निभाना और ये व्यवहार केंद्रित अनुकरण, ये नकारात्मक है। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।